नमस्कार। आज जिस पाठ के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं उस पाठ का नाम है आनुवंशिकता एवं विकास। पूर्व की कक्षाओं में हम लोगों ने पढ़ा है कि कैसे मानव का शरीर कोशिकाओं से निर्मित होता है और ये कोशिकाएं जो विशिष्ट कार्य करती हैं, यानी एक जैसा कार्य करने वाली कोशिकाएं एक साथ मिलकर उत्तक बनाती हैं और उत्तकों का जो झुंड होता है वो साथ में मिलकर अंग बनाता है, अंग से अंग तंत्र बनते हैं। इसी पूर्व के पाठ में हमने जो जैव प्रक्रम पाठ पढ़ा है उसमें हमने इन अंग तंत्रों के बारे में भी पढ़ा कि कैसे पोषण यानी पाचन होता है, उत्सर्जन, परिवहन, श्वसन आदि। इसके बाद हमने जनन के बारे में भी पढ़ा कि कैसे जो जीव हैं अपने लक्षण, अपने गुणों को बनाए रखने के लिए जनन करते हैं, अपने समान नए जीव उत्पन्न करते हैं। लेकिन क्या ये जो जीव उत्पन्न होते हैं वो पूरी तरह से अपने माता पिता के समान होते हैं? हाँ, उनकी जो एक निश्चित आकार और डिज़ाइन होती है वो अपने माता पिता से मिलती जुलती होती है। जैसे मनुष्य जो है वो मनुष्य को जन्म देता है, बिल्ली बिल्ली को, शेर शेर को, मछली मछली को, पक्षी पक्षी को, यानी कुछ एक निश्चित आकार और डिज़ाइन जो पूरी प्रजाति की होती है वो एक जैसी होती है संतान की पीढ़ी में। पर सारे लक्षण जो होते हैं वो एकदम माता पिता के समान नहीं होते। दो जनकों की जो संतानें होती हैं, चाहे वो कितनी भी संतानें क्यों ना हो, कुछ ना कुछ लक्षण उनमें ऐसे होते हैं जो अपने माता पिता से भिन्न भी होते हैं। यानी जो समान लक्षण हमें जनकों से प्राप्त होते हैं, जन्म लेने वाली पीढ़ी यानी संतति पीढ़ी को जो लक्षण अपने जनकों से प्राप्त होते हैं उन लक्षणों को आनुवंशिक लक्षण कहा जाता है और इन लक्षणों की पीढ़ी दर पीढ़ी जाने की घटना को वंशागति कहा जाता है। हाँ, जो नई संतति बनती है वो चाहे कितने सारी भी संतानें क्यों ना हो, वो पूरी तरह से अपने माता पिता के समान भी नहीं होते और ना ही आपस में भी एक दूसरे के समान होते हैं। यानी कुछ लक्षण उनके अंदर ऐसे होते हैं जो भिन्न होते हैं, जो उन्हें अपने जनकों से भिन्न करते हैं। उन लक्षणों को विभिन्नताएं कहा जाता है। यानी आनुवंशिकता और विभिन्नता ये दोनों ही हमारे लक्षणों के लिए जिम्मेदार होती हैं। कुछ लक्षण जो समान रूप से आ गए वो आनुवंशिक लक्षण हो गए और जो अंतर हुए उन्हें हम भिन्नता कहेंगे। आनुवंशिकता और विभिन्नता के ऊपर सबसे अधिक कार्य जिन्होंने किया है उनका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल गिरजाघर में रहते थे, उनकी प्रारंभिक शिक्षा गिरजाघर में ही हुई। बाद में उन्होंने विज्ञान और गणित की शिक्षा वियना में की। इसके बाद वो वापस नौकरी के लिए उन्होंने प्रयास किया पर उन्हें अध्यापक की भर्ती परीक्षा वो पास नहीं कर पाए। पर वो अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण और अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति को रोक नहीं पाए। उन्होंने गिरजाघर में रह के पादरी का कार्य किया और गिरजाघर में ही प्राप्त जो भूमि थी वहाँ पे बागवानी करके मटर के पौधों पर प्रयोग किए। अब क्योंकि वो विज्ञान और गणित दोनों ही विषय में पारंगत थे, उन्होंने गणित का प्रयोग विज्ञान में पहली बार किया। उन्होंने मटर की कई पीढ़ियों का अध्ययन किया। उन्होंने मटर का चुनाव ही क्यों किया? मटर का चुनाव इसलिए किया क्योंकि मटर एक छोटा पौधा होता है, अल्पकालिक होता है, यानी 1 वर्षीय होता है, इसकी जीवन आयु सामान्य तो कई पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। इसके अलावा मटर के अंदर उन्हें विपरीत लक्षण भी यानी विकल्पी लक्षण भी मिले। ये लक्षण जो एक दूसरे से भिन्न थे और इन्हें आसानी से देखा जा सकता था। जैसे कि कुछ पौधे लंबे थे, कुछ बौने थे, किसी में पीले बीज थे, किसी में हरे बीज थे, किसी में सफ़ेद फूल थे, किसी में बैंगनी फूल थे, किसी में झुर्रीदार बीज थे, किसी में गोल बीज थे। तो ये सारे जिन लक्षणों को देखकर अंतर किया जा सकता है इनको विकल्पी लक्षण कहा जाता है। ये विकल्पी लक्षण उन्होंने देखे मटर के अंदर और हर एक लक्षण का, हर पीढ़ी का उन्होंने रिकॉर्ड बना के रखा और इसके आधार पर उन्होंने 3 नियम प्रतिपादित किए। मेंडल के 3 नियम क्या हैं इसके बारे में आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम मटर के प्रयोग के बारे में जानेंगे। ये 3 नियम कौन कौन से थे इनके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहला नियम था मेंडल का प्रभाविता का नियम। जब उन्होंने एक लक्षण की हम बात कर लें, जब उन्होंने शुद्ध बौने और शुद्ध लंबे पौधों के बीच में संकरण कराया। हमने पौधों में परागण के बारे में पढ़ा है और मटर का जो पुष्प होता है वो स्वपरागण कर सकता है। शुद्ध बौने और शुद्ध लंबे पौधे से हमारा अभिप्राय ये है कि वे पौधे जिन्होंने कई पीढ़ी तक केवल लंबे पौधे ही दिए और लंबे भी अलग अलग आकार के लंबे नहीं, एक समान लंबाई वाले पौधे दिए कई पीढ़ियों तक, उन्हें हमने शुद्ध पौधा मान लिया। और वे पौधे जिनका बार बार स्वपरागण कराने के बाद भी हमें बौने पौधे ही प्राप्त हुए, उन्हें शुद्ध बौना पौधा माना गया। तो इन दोनों ही शुद्ध पौधों के बीच में संकरण करा के, यानी हमारी जनक की पीढ़ी होगी, पैतृक पीढ़ी होगी, इनके बीच में संकरण कराने के बाद जो संतति पीढ़ी प्राप्त हुई उस पीढ़ी में उन्होंने देखा कि सभी पौधे लंबे थे, यानी कोई बौना पौधा नहीं था। और दूसरी बात, उस लंबाई और बौने पौधे के बीच की लंबाई में भी कोई पौधा प्राप्त नहीं हुआ। यानी जो जनक की लंबाई वाला लक्षण था वो सभी
संतति पीढ़ी के सभी पौधों में पाया गया और कोई पौधा बौना नहीं था, यानी कोई कारण था जिसके कारण ये बौनापन का जो लक्षण था वो पौधे में दबा रह गया। तो मेंडल ने ये नियम माना कि कोई ऐसे लक्षण होते हैं जिनके विकल्प हमें मौजूद होते हैं हमारी अंदर कोशिकाओं में, केंद्रक में। उस समय जीन की परिकल्पना नहीं हुई थी, तो उन्होंने माना कि ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं, ऐसे कुछ लक्षण होते हैं जिनके विकल्पी तो होते हैं, लेकिन इनमें से एक विकल्पी प्रभावी होता है और एक विकल्पी अप्रभावी होता है। और प्रथम पीढ़ी के संकरण के बाद जो लक्षण दिखाई देता है उस लक्षण को प्रभावी कहा जाता है, और जो लक्षण दब जाता है उस लक्षण को अप्रभावी कहा जाता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।